अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट पास पेपर 2014 का आज पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर पहला एमसीक्यू है हमारे पास। अ साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 343 हर्ट्ज ट्रैवल्स थ्रू द एयर, व्हाट इज़ द वेव लेंथ। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, मैंने आंसर बता दिया आपको। ज़रा सोल्यूशन की तरफ पहले देखते हैं कैसे सॉल्व किया। अ साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 343 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया एफ से 343 हर्ट्ज, ट्रेवल्स थ्रू द एयर, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से, फाइंड करना है लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू एयर, स्पीड गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन की तरफ आएंगे। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि मुझे वेवलेंथ फाइंड करना है। सेपरेट करें, f मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे v और f दोनों की वैल्यूज पता है, पुट करके सॉल्व किया, आंसर आ गया 1, और करके लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दिया, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो आ चुका है 1 मीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जनाब एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है वर्क का, और वर्क के लिए कह रहा है कि व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री पर होती है, जैसे कि एंगल 90 डिग्री, तो वर्क इज़ ज़ीरो। हमें पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क ज़ीरो होता है। रीज़न है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कोसाइन 90 पुट करेंगे तो कोसाइन 90 का आंसर आ जाएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग आंसर वुड बी 0। फिर एक्सप्लेन कर रहा है दैट इज़ द फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस वर्क, फोर्स कोई वर्क नहीं करती। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन वर्क इज़ ज़ीरो। आपने इन 3 एग्जाम्पल्स में से बताना है वर्क कब ज़ीरो होता है। तो आइए देखते हैं। पहली एग्जाम्पल क्या है। इट इज़ कंसीडर हार्ड वर्क टू होल्ड द हैवी स्टोन स्टेशनरी एट द स्ट्रेच एंड। कह रहा है अगर आपने अपने हाथ को फैला के रखा हुआ है और कोई हैवी लोड पकड़ा हुआ है तो कहते हैं ये बड़ा ज़्यादा काम है। नहीं, फिजिक्स के हवाले से ये काम नहीं है। रीज़न, जब आपने उसको स्ट्रेच करके रोक के रखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। यहाँ पर डी की जगह 0 पुट कर दें आप, तो 0 इंटू एफ इंटू कोसाइन थीटा कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा हमारा 0। नंबर 2, अ पर्सन वॉक्स अलॉन्ग अ लेवल सरफेस वाइल कैरिंग अ बॉक्स। एक साहब है, इनके पास एक बॉक्स है और ये लेवल रोड के ऊपर सीधा जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बॉक्स को होल्ड किया हुआ है, तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल देख लीजिएगा कितना है, 90। तो अगेन कोसाइन 90, कोसाइन थीटा की जगह जब 90 पुट करेंगे तो कोसाइन 90 0, 0 इंटू एफ डी, आंसर वुड बी 0। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी वर्क 0 हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जनाब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हमें पता है सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए फोर्स चाहिए होती है सेंटीपिटल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट लीनियर होगा, एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, अगेन कोसाइन 90 हमारे पास 0 होगा, तो वर्क यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स में वर्क कितना आएगा हमारे पास, 0। इसीलिए ऑप्शन ई कह दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसके 5 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर मैंने मार्क कर किया। न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अ न्यूट्रॉन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, डिस्टेंस 12 मीटर, तो डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, एस इज इक्वल टू 12 मीटर। इन टाइम इंटरवल 3.6 एक्स⁻⁴ सेकेंड, टाइम है 3.6 एक्स⁻⁴ सेकेंड। एज्यूमिंग स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, इस काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है हमसे और इसका मास हमें गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास वी नहीं है, तो वी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करना है फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी का। तो अब यहाँ पर वी को सेपरेट करें, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, एस के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से मैं वी की जगह पुट कर सकता हूँ एस अपॉन टी। अब मेरा ये वाला फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया है कुछ इस शक्ल में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और वी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एस अपॉन टी। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब लकीली मेरे पास राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज़ पता है, एम पता है, एस पता है, टी पता है। इन तमाम को सॉल्व किया तो आंसर आ गया मेरा 94.44 एक्स⁻⁻20 जूल। प्रॉब्लम यह है कि जो आंसर्स के ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि मेरा आंसर आ रहा है जूल में। इसका मतलब है करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे इस यूनिट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1.6 एक्स⁻⁻19 से, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 5.902 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जनाब एक बड़ा सा एमसीक्यू है। इस बड़े से एमसीक्यू में ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं, तो जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दूं कि अ स्टूडेंट परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक स्टूडेंट है जो कि लैब के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ही हैज़ 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स, 2 डिफरेंट स्प्रिंग है उसके पास।
एक का फोर्स कांस्टेंट K1 और एक का K2 है एंड टू डिफरेंट ब्लॉक्स। तो यानी कि मास स्प्रिंग सिस्टम का जिक्र हो रहा है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, उनके साथ दो अलग अलग मासेस अटैच हैं। अब वो बता रहा है कि जो K1 है वो 2 टाइम्स है K2 के, यानी कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2 एंड M1 इज इक्वल टू 2M2। इसका मतलब है जो M1 है वो M2 से बड़ा है, क्योंकि M2 का डबल करें तो वो M1 बनता है। Which of the following combination would give student the spring block simple harmonic oscillator with the shortest period? कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए कि जो टाइम पीरियड है वो कम से कम आए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है लेकिन आंसर बहुत ही आसान है। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√m/k। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ ऑफ मास के, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √k के। मैं अगर आपको सिंपल बात बताऊं, अगर मुझे इस टाइम पीरियड को शॉर्ट करना है तो इस रूट वाले फैक्टर को मुझे छोटा करना है। अब इस रूट वाले फैक्टर को छोटा करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को छोटा और डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर छोटा करना है तो M1 बड़ा है और M2 छोटा है, तो मुझे M2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और यानी कि वो ऑप्शन ठीक होगा जहाँ पे M2 का जिक्र आ रहा होगा, M1 नहीं। ये ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, ऑप्शन डी ठीक लग रहा है। देखते हैं इनमें से कौन सा है। और इसी वक्त K को मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये फैक्टर छोटा होगा। तो K बड़ा वाला ठीक है, तो बड़ा वाला K क्या है हमारे पास, K1। क्यों? क्योंकि ये K2 का ट्वाइस है। तो K1 और M2, और ये ऑप्शन हमें मिल रहे हैं बी में, K1 और M2। तो अगर वो इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ हम लोग। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ऑप्शंस के साथ, मैंने करेक्ट आंसर मेंशन किया, सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की है सबस्क्रिप्ट में लिख दिया O। एंड आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 25 मिलीमीटर, आई पीस की है तो सबस्क्रिप्ट में E लिखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस को हमने शो किया हुआ है कैपिटल L के साथ, तो कैपिटल L हमें फाइंड करना पड़ेगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को P से शो करते हैं और ये है 10.5 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से है तो यहाँ लिखेंगे PO इज इक्वल टू 10.5 mm। याद कीजिएगा कि जो फाइनल इमेज बनती है माइक्रोस्कोप में वो होती है वर्चुअल, जिसकी वजह से हम माइनस लेते हैं, और ये बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इसीलिए हम लिखेंगे QE इज इक्वल टू -D। और ये जो QE हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -250 mm। अगर ये चीज़ें सेंटीमीटर में चल रही होती तो मैं यहाँ सेंटीमीटर लिखता, क्योंकि ये मिलीमीटर में चल रही हैं तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, मिलीमीटर। अब देखें फॉर्मूला जो है कैपिटल L का वो है L इज इक्वल टू QO प्लस PE। इसका मतलब है मुझे QO चाहिए और मुझे PE चाहिए। तो मैंने लेंस का फॉर्मूला एक मरतबा ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा और एक मरतबा लेंस का फॉर्मूला आई पीस के लिए लिखा। यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने QO निकालना है, तो 1/PO जो प्लस का है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। FOPO की वैल्यू पुट करके QO आ जाएगा। इस फार्मूला में आई पीस वाले फार्मूला में मुझे PE निकालना है, तो QE प्लस का यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। FE और QE की वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ जाएगा PE। फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 232.722 mm। नेक्स्ट MCQ जनाब, नेक्स्ट MCQ अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अ फुटबॉल एट रेस्ट on the ground is kicked with an initial velocity of 10 meter per second. तो initial velocity v naught 10 meter per second at a launch angle of 30 degree, तो theta is equal to 30 degree. Calculate its total time of flight. Total time of flight का फॉर्मूला है t is equal to 2 v naught sin theta upon g। तो इस फॉर्मूला के अंदर v naught, थीटा और g की वैल्यू पुट करें, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10.2, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब है ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, तो इसका नहीं 1.02 आ रहा है, ठीक है। और 1.0 इज़ वेरी क्लोज टू ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे पास, ठीक है जी। बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ हम अपने। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स, जो डायमीटर है अर्थ का DE कह दिया और ये हो चुका है 2 टाइम्स,
यानी कि जो उसी का जो अर्थ का डायमीटर था उससे डबल हो गया है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ हैज़ बिकम ट्वाइस, तो डी इज इक्वल टू 2 DE। इस प्रेजेंट वैल्यू जो कि अभी उसकी वैल्यू है, एंड इस मास रिमेन अनचेंज, मास में कोई तब्दीली नहीं आई और जो डायमीटर है वो डबल हो चुका है। देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बी अफेक्टेड। कह रहा है जनाब हमारे पास जो अर्थ है अगर उसका डायमीटर डबल हो जाए, अर्थ के डायमीटर को डबल कर दिया, अर्थ के साइज़ को बड़ा कर दिया और मास में कोई तब्दीली नहीं की, तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा, उसके वेट के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। पहली बात देखें जनाब, अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो मुझे पता है रेडियस भी डबल हो रहा होगा। अब हमें पता है कि ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू एम ई जी अपॉन आर ई स्क्वायर। इस फॉर्मूला से एक चीज़ कंफर्म है कि जो जी है वो आर ई स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर ई बढ़ेगा तो जी कम होगा। अब आर ई कितना हो गया है, डबल हो गया है, तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो जो हैंस बाय डबलिंग आर ई जी डिक्रीजेज बाय 4। तो वही वेट का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर आपका ये वाला जी 4 टाइम्स कम हो गया है तो डेफिनेटली वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिकम्स 1/4 हो जाएगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास एक अगेन ये आप कह लें कि डेफिनेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन पोजेसेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसके पास क्या क्या होगा। इन द सेम वे अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन पोजेस डैश एंड डैश। तो जनाब अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसके पास क्या क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में है तो उसके पास क्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसके पास जितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो लीनियर के साथ लिख दीजिए, और जब ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में है तो उसके साथ जितनी क्वांटिटीज़ है उसको एंगुलर के साथ लिख दीजिए। ये हमारे पास ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, दोनों में पहले लीनियर आ गया और दूसरी बार दोनों में एंगुलर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाइएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मुझे थोड़ा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। A body moves in the direction of gravitational force, that is towards the earth. The work is done by the force of gravity on the body is dash. एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, तो उस पर वर्क क्या होगा। वेयर एज व्हेन द बॉडी मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द corresponding वर्क डन इज। पहली बार क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो वर्क क्या होगा। दूसरी बार कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड आ रहा है तो वर्क क्या होगा। वर्क का फॉर्मूला लिखता हूँ, व्हेन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, एंगल बन जाएगा 0। इस वर्क के फॉर्मूला में कोसाइन थीटा की जगह 0 पुट करके देखें, आंसर आ रहा है आपका पॉजिटिव में। कोसाइन 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू एफ डी आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। व्हेन बॉडी मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो इस केस में एंगल कितना होता है 180। इस थीटा की जगह पुट कर दें 180, तो कोसाइन 80 निकाला तो आंसर आ जाएगा -1, और -1 इंटू एफ डी आंसर आ जाएगा माइनस में, हमारा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये ऑप्शन ठीक होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जनाब लास्ट एमसीक्यू है 2014 का। इस क्वेश्चन को हम ज़रा देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। अ मैन पुशेज अ बॉक्स इनिशियली एट रेस्ट टुवर्ड्स अनदर मैन बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। एक साहब हैं जो किसी दूसरे साहब की तरफ एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, कितनी फोर्स के साथ, 5 न्यूटन के साथ, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 मीटर। इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, एंगल होगा 0। रीज़न है जब वो किसी दूसरे साहब की तरफ बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस केस में एंगल आ जाएगा 0। हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काइनेटिक वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो आपका किया गया काम उसकी एनर्जी को चेंज करता है। अब ये चेंज उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी हो सकता है। इस केस में जो वर्क होगा वो होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करवाया है उसको। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क का फॉर्मूला लिखा एफ डी कोसाइन थीटा, एफ की जगह 5, डी की जगह 1, कोसाइन की जगह 0। ये तमाम चीज़ें मैंने डेटा से देखकर पुट की, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 5 जूल। 5 जूल मेरे पास ऑप्शन ए है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेरा 2014 का पेपर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।